हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश जी एकेडमी से आशीष। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में भी हम लोग एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा लेक्चर आएगा वाटर पोल्यूशन पर, फिर लैंड पोल्यूशन पर। इस तरह एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और क्वेश्चंस चाहे वो ACF हो चाहे MPPSC हो, हमेशा आते हैं और हमेशा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखेंगे, पूरे एयर पोल्यूशन को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉज है, क्या इम्पैक्ट है और क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एयर पोल्यूशन रिफर्स टू द रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू द एयर दैट आर डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड द प्लैनेट एज अ होल। तो कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स का एयर में जाना जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए ख़राब है और इन्वायरमेंट के लिए या एज अ प्लैनेट एज अ होल के लिए भी ख़राब है, उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स: द पॉल्यूटेंट्स दैट डायरेक्टली कॉज एयर पोल्यूशन आर नोन एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। वो पॉल्यूटेंट्स जो एयर में डायरेक्टली डिस्चार्ज हो जाते हैं, जैसे अब CO2 हो गया या मीथेन हो गया, ये डायरेक्टली डिस्चार्ज हो जाते हैं ना एटमॉस्फेयर में, तो इनको कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। अब इसके उल्टा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है? द पॉल्यूटेंट्स फॉर्म्ड बाय द इंटरमिंगलिंग एंड रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर नोन एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। वो ऐसे पॉल्यूटेंट, जैसे मान लीजिए H2SO4 अगर एटमॉस्फेयर में बन रहा है कुछ समय के लिए, तो वाटर वेपर और सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्शन से बन रहा होगा। तो कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स का इन्वायरमेंट में बनना या एटमॉस्फेयर पे बनना जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के रिएक्शन या डिसइंटीग्रेशन की वजह से हो रहा हो, तो उनको कहेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ये एक छोटा सा एक डायग्राम है जिसमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आप देख सकते हैं। H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, ओजोन है। ठीक है, ये सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हो गए। ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये जो व्हीकल एग्जॉस्ट होता है उसमें से चले जाते हैं। ठीक है, बाकी ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आप लोग देख ही रहे हैं, तो इसको भी एक बार आराम से देख लीजिएगा। अब पॉल्यूटेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, कितने तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो इसमें है पहला पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स अपने आप में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। ठीक है, वो पॉल्यूटेंट्स जो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में कुछ समय के लिए सस्पेंड रहते हैं, परमानेंटली नहीं रहते एटमॉस्फेयर में, कुछ समय के बाद वो नीचे भी आ जाते हैं ग्रेविटी की वजह से। तो ये लेड है, फ्लाई ऐश है, मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, नैनो पार्टिकल हैं। ये कुछ प्रमुख पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं और ये ख़तरनाक भी हैं। फिर गैसियस पॉल्यूटेंट्स में तो बहुत सारे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। उसके अलावा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? बहुत सारे सॉलिड और लिक्विड्स हैं जो फ्यूम्स पैदा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका परफ्यूम, डाई, पेंट, वार्निश, ये सारे इसमें से एक फॉर्मल्डिहाइड नाम का सब्सटेंस निकलता है। ये फॉर्मल्डिहाइड बहुत ही कॉमन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये मतलब हार्मफुल होता है काफ़ी ज़्यादा। फॉर्मल्डिहाइड पेस्टिसाइड से भी निकलते हैं और ये पॉइजनस भी होते हैं। इसके अलावा बेंजीन है, इथाइलिन है, बहुत सारे बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे फंगी है, वायरस है, बैक्टीरिया है, पॉलन ग्रेन्स हैं। ये सारे बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स में आ जाते हैं। फिर एस्बेस्टस हो गया, और फिर ये लास्ट वाला है रेडॉन। ये रेडॉन जो है इंडोर पॉल्यूटेंट है। ये जो घर के अंदर जो हम हीटर जलाते हैं या जो घर के अंदर जो चिमनी होती है, ठीक है, उसमें ये रेडॉन गैस उससे निकलती है और ये एक अच्छा खासा इंडोर पॉल्यूटेंट है। घर के अंदर पॉल्यूशन इससे फैलता है। अब आ जाते हैं पार्टिकुलेट मैटर पर, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो गवर्नमेंट की योजनाएं भी हैं वो भी पार्टिकुलेट मैटर को ही लेकर के हैं। तो ये पार्टिकुलेट मैटर होते क्या हैं?
It is a general term for a mixture of solid particles and liquid droplets found in the air. It includes sulfates, nitrates, black carbon, particle bound water, metals, चाहे लेड हो गया, कैडमियम है, कॉपर, निकल, जिंक, and hydrocarbons. In addition, biological components such as allergens, pollen, dust mites, and microbial compounds like fungi are also particulate matter. तो particulate matter कोई एक जेनेरिक टर्म है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट जो कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं, मैक्सिमम एक हफ्ते के लिए, उसके बाद ये सेटल डाउन हो जाते हैं. तो इनके सोर्सेज क्या हैं? द मेजर मैन मेड सोर्सेज आर इमिशन फ्रॉम पावर स्टेशन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इंसिनरेटर्स, डीजल जनरेटर्स एंड ऑटोमोबाइल्स. तो ये इमिशन पावर स्टेशन से, ऑटोमोबाइल से, जो इंसिनरेटर्स होते हैं वहाँ से ये पार्टिकुलेट मैटर जो है एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं. डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड अनपेव्ड रोड्स और बर्निंग ऑफ गार्बेज. तो ये सारे सोर्सेज हैं पार्टिकुलेट मैटर के. अब पार्टिकुलेट मैटर्स के साइज़ क्या क्या होते हैं? अब भाई पार्टिकुलेट मैटर्स के साइज़ जो है बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो द हिंदू में छपी हुई खबर के अनुसार ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, PM10, PM2.5. PM10 मतलब 10 माइक्रोमीटर से छोटा. इनहेलेबल पार्टिकल्स विद डायमीटर दैट आर जनरली 10 माइक्रोमीटर्स. 10 माइक्रोमीटर से अगर कम का 10 माइक्रोमीटर से के आसपास अगर डायमीटर है तो PM10 है. PM2.5 मतलब 2.5 माइक्रोमीटर्स के आसपास है या उससे छोटा है तो PM2.5. बस इतना ही है इसमें. अब आ जाते हैं फ्लाई ऐश पे. फ्लाई ऐश इज़ इजेक्टेड मोस्टली बाय थर्मल पावर प्लांट्स एज बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल बर्निंग ऑपरेशन. ये जनरली थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं. कोल जब बर्न होता है तो बहुत सारी चीज़ें एज एन एग्जॉस्ट निकलती हैं, तो उसमें से एक फ्लाई ऐश भी है. फ्लाई ऐश पार्टिकल्स आर ऑक्साइड रिच एंड कंसिस्ट ऑफ सिलिका, एल्यूमिनिया, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड टॉक्सिक हैवी मेटल्स लाइक लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट एंड कॉपर. तो ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे एलिमेंट्स का ऑक्साइड है, एक तरह से मिक्सचर टाइप का है जो एज एन एग्जॉस्ट थर्मल पावर प्लांट से निकलता है. मेजर ऑक्साइड्स आर प्रेजेंट आर एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. तो ये जो मेजर ऑक्साइड्स जो हैं वो एल्यूमिनियम सिलिकेट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है. और सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को देख के ये पता चल रहा होगा आपको कि ये एक सीमेंटिंग एजेंट भी है. मतलब जैसे कोई चीज़ अगर जोड़ना है तो फ्लाई ऐश का यूज़ किया जा सकता है. मतलब एक सीमेंट का भी काम करेगा, एक लूज सीमेंट का. चलिए इसके इम्पैक्ट देख लेते हैं. फ्लाई ऐश पॉल्यूट्स एयर एंड वाटर एंड मे कॉज हैवी मेटल पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज़. ठीक है, वाटर बॉडीज़ में भी पॉल्यूशन कर सकता है, एयर को तो पॉल्यूट करता ही है. फ्लाई ऐश अफेक्ट्स क्रॉप्स एंड वेजिटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डायरेक्ट डिपोजिशन ऑन लीफ सरफेसेस. अगर डायरेक्ट डिपोजिशन हो गया फ्लाई ऐश का लीफ सरफेसेस में तो ट्रांसपीरेशन को भी रोकता है, प्लस फोटोसिंथेसिस को भी हैम्पर करता है. तो इसलिए ये क्रॉप्स एंड वेजिटेशन के लिए भी हार्मफुल है. अब देख लेते हैं ये कि फ्लाई ऐश के यूजेस क्या क्या हैं. फ्लाई ऐश जो है ये जो पेपर सेटर होते हैं ना उनका बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है फ्लाई ऐश. तो इसके यूजेस, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट भी है, इसके यूजेस भी हैं. फिर गवर्नमेंट ने फ्लाई ऐश को कंट्रोल करने के लिए कुछ रेगुलेशन भी बनाए हुए हैं, तो देखना तो पड़ेगा ही. यूजेस: cement can be replaced by fly ash up to 35%, thus reducing the cost of construction, making roads etc. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फ्लाई ऐश के पास सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ये एज मतलब सीमेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है. फ्लाई ऐश ब्रिक्स आर लाइट इन वेट एंड ऑफर हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी. फ्लाई ऐश के ब्रिक्स भी बनाए जा सकते हैं, पत्थर ईंट बनाई जा सकती है. फ्लाई ऐश इज़ अ बेटर फिल मटीरियल फॉर रोड एम्बैंकमेंट्स एंड इन कॉन्क्रीट रोड. रोड को बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है कुछ प्रपोर्शन में. फ्लाई ऐश कैन बी यूज इन द रिक्लेमेशन ऑफ वेस्ट लैंड. ठीक है, अबैंडन्ड माइंस कैन बी फिल्ड अप विथ फ्लाई ऐश. वेस्ट लैंड को रिक्लेम करने के लिए या कोई माइन है उसको फिल करने के लिए, खाली पड़ी हुई माइन है उसको फिल करने के लिए फ्लाई ऐश का यूज़ किया जा सकता है. फ्लाई ऐश कैन इंक्रीज क्रॉप यील्ड व्हेन एडेड टू द सॉइल, but if it gets deposited on the leaf it will reduce photosynthesis. तो फ्लाई ऐश जो है क्योंकि इसमें बहुत सारे
ऑक्साइड्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बनता है ये फ्लाई ऐश। देखा जाए तो ये मिक्सचर है, ठीक है। तो अगर इसका एक ठीक ठाक मात्रा जो है सॉइल में मिलाया जाए तो एक अच्छी मतलब एक फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करेगा ये। बहुत सारे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट को मिल सकते हैं फ्लाई ऐश के ज़रिए। इट ऑल्सो इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है। तो मतलब ये एक तरह फ्लाई ऐश जो है मतलब डबल एज्ड सॉर्ड है। अगर एटमॉस्फेयर में चला गया तो पॉल्यूटेंट है, लेकिन इसको अगर रोक लिया गया या इसके दूसरे यूजेस लिए गए तो ये बड़ा फ़ायदेमंद भी है। अब गवर्नमेंट मेजर्स क्या हैं फ्लाई ऐश को लेकर के। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू यूज़ फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट्स इन ऑल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, रोड एम्बैंकमेंट वर्क्स एंड लो लाइंग लैंडफिल वर्क्स within 100 kilometer radius of thermal power station and mine filling activities within 50 kilometer radius of thermal power station। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने ये बोला है कि थर्मल पावर स्टेशन के 100 किलोमीटर की परिधि के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रोड एम्बैंकमेंट हो गया या कोई लैंड फिलिंग साइट है उसको भरना है, ठीक है, तो उसमें फ्लाई ऐश का यूज़ होगा। प्लस जितनी भी माइन फिलिंग एक्टिविटीज़ है, क्या होता है कि जो अबेंडेंड माइन होती है उससे बहुत तरीके के रिसाव होते रहते हैं। कभी कोल बेड मीथेन निकल रही है तो कभी कुछ अजीब कुछ मीथेन गैस निकल रही है या कोई ऐसी गैस निकल रही है। तो जो अबेंडेंड माइन होती है जिसमें अब खनन नहीं किया जा सकता है उनको भर दिया जाता है। तो ये माइन फिलिंग एक्टिविटीज़ के लिए फ्लाई ऐश का यूज़ किया जाएगा। अगर वो माइन 50 किलोमीटर रेडियस के अंतर्गत आती है तो किसी थर्मल पावर स्टेशन से, तो ये गवर्नमेंट मेजर्स हैं, इनको देख लीजिए। अब ये एक ये रोड पेवमेंट है, ये फ्लाई ऐश की बनी हुई है। प्लस इसको ये देखिए कुछ ये ब्रिक हैं जो फ्लाई ऐश के बने हुए हैं। तो मतलब ये कुछ ऐसा दिखता है। तो फ्लाई ऐश के यूजेस भी हैं। अगर फ्लाई ऐश को कलेक्ट कर लिया जाए और इन्वायरमेंट में जाने से रोक लिया जाए और उसके कुछ कंस्ट्रक्टिव उसका यूज़ किया जाए। अब कुछ मेटेलिक पॉल्यूटेंट्स देखते हैं, जैसे लेड। हालांकि लेड जो है एक पार्टिकुलेट मैटर है जिसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेड जो है एटमॉस्फेयर में जनरली वेहिकुलर इमिशन से ही आता है। तो इट इज़ प्रेजेंट इन पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरीज, पेंट्स, हेयर डाई प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। इट कैन कॉज नर्वस सिस्टम डैमेज एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड इन सम केसेस इट कैन कॉज कैंसर ऑल्सो। लेड अफेक्ट्स चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर। टेट्राइथाइल लेड is used as an anti-knocking agent in petrol for a smooth and easy running of vehicles। तो लेड अगर हम लोग इनहेल कर लेते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में तो ये बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कर सकता है, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन कर सकता है और मतलब जो इसका वर्स इम्पैक्ट है वो कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा नैनो पार्टिकल्स हैव डायमीटर लेस देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से अगर कम डायमीटर है तो वो नैनो पार्टिकल है। नैनो पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डस्ट क्लाउड, ओजोन डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल हाइड्रोक्सिल रेडिकल कंसनट्रेशन। ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल कंसनट्रेशन मतलब OH जो OH माइनस है ना उसका कंसनट्रेशन बढ़ा देता है। तो ये सारे क्या है, ये जो हाइड्रोक्सिल कंसनट्रेशन जो होता है ये सब कुछ ओजोन को डिप्लीट करने के काम में आता है। अब ये ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है खासकर स्ट्रेटोस्फीयर में, ये हम लोग ज्योग्राफी में बहुत आराम से देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी तो बस इतना समझ लीजिए कि नैनो पार्टिकल जो है ये वो एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है। प्लस स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर चेंज, तो ये सारी चीज़ें नैनो पार्टिकल से होती हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन मेटल ऑक्साइड्स पर। ये मेटल ऑक्साइड जो है जितने भी जो एलिमेंट हैं जो हैवी मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, एल्युमिनियम, ये इन सब के ऑक्साइड होते हैं जो मेटलर्जिकल प्रोसेस के ज़रिए एटमॉस्फेयर में आते हैं। तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड अदर मेटल्स हैव एन एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ डस्ट ऑन प्लांट्स ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशन एंड मेटलर्जिकल प्रोसेस। जब ये प्लांट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये प्लांट्स को अफेक्ट करना चालू कर देते हैं। दे क्रिएट फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इन प्लांट्स एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिप्रोडक्टिव फेलियर इन प्लांट्स। ये मेटल ऑक्साइड क्या है कि प्लांट के लीव्स में या प्लांट के स्टेम में चिपक जाते हैं और फिर उसके बाद ट्रांसपीरेशन रोकते हैं, फोटोसिंथेसिस रोकते हैं, विल्टिंग कर देते हैं, बहुत सारे चीज़ों में ये
दखल देते हैं, तो ये वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये मेटल ऑक्साइड्स। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो एयर पॉल्यूशन है वो बेसिकली या तो मेटलर्जिकल प्रोसेस की वजह से हो रहा है या तो थर्मल पावर स्टेशंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसका कंट्रोल क्या है, मतलब इसको ऐसा क्या किया जाए कि भाई थर्मल पावर प्लांट्स कम एयर पॉल्यूशन करें। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे तरीके इन पावर प्लांट्स ने अपनाए भी हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हैज़ इलेक्ट्रोड वायर्स that are maintained at several thousand volts, which produce a corona that releases electrons. These electrons attach to dust particles, giving them a net negative charge. The collecting plates are grounded, giving relatively positive charge, and attract the charged dust particles. इसमें ऐसा है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है जो नॉर्मली एग्जॉस्ट के पास लगाया जाता है। अब क्या किया जाता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको नेगेटिव चार्ज किया जाता है, और दूसरा जो इसका जो दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जैसे ही ये एग्जॉस्ट चिमनी से बाहर आते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास चिपक जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल इस तरीके से क्लेंज आउट हो जाते हैं, मतलब कम डस्ट पार्टिकल्स अब एटमॉस्फेयर में जाएंगे। ये कुछ ऐसा होता है, ये गैस फ्लो है, इसको नेगेटिवली चार्ज किया गया, इस गैस फ्लो को नेगेटिवली चार्ज किया गया। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो अब नेगेटिवली चार्ज हैं, ये पॉजिटिव प्लेट के साथ अट्रैक्ट हो गए और ये क्लीन गैस एग्जिट हो गई। तो ये मतलब पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। अब एक दूसरा तरीका है स्क्रबर। ये जो नॉर्मली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे स्क्रबर यूज़ किया जाता है। मतलब स्क्रबर इसका मेन पर्पस क्या है, जो डिस्चार्ज होगा, जो एग्जॉस्ट होगा, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाने से पहले उसको ट्रीट कर लिया जाएगा ताकि कम से कम पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में जाएं। तो अब ये काम कैसे करता है देख लेते हैं। द एयर फ्लो टू बी ट्रीटेड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्क्रबर विच हैज़ द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक। द स्क्रबर कैप्चर्स द गैस एंड थैंक्स टू अ लिक्विड that can be either water, a chemical reactive, or a mixture of both, neutralizes the polluting components that are present in the gas. Thus, once pollutants have been neutralized, the clean gas can be issued into atmosphere. इस स्क्रबर में एक कुछ लिक्विड होता है, लिक्विड एजेंट होता है। तो जो डस्ट पार्टिकल हैं वो सबसे पहले उस लिक्विड एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और जो रिलेटिवली जो क्लीनर एयर होती है वो एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाती है। डेरिवेटिव्स ऑफ नाइट्रोजन कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन एन एसिड मीडिया, वेयर एज द डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फर कैन बी एलिमिनेटेड बाय द मीन्स ऑफ अल्कलाइन और ऑक्सीडाइजिंग मीडिया। अगर कोई ऐसा एग्जॉस्ट है या कोई ऐसा डिस्चार्ज है जिसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग किस तरह का लिक्विड यूज़ करेंगे स्क्रबर के अंदर? कोई ऑक्सीडाइजिंग मीडिया या कोई अल्कलाइन लिक्विड यूज़ करेंगे ताकि जो सल्फ़र के डेरिवेटिव हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, और फिर जो रिलेटिवली क्लीनर एयर है वो एटमॉस्फेयर में निकले। या अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में कोई एसिड मीडिया होना चाहिए ताकि नाइट्रोजन जो है डाइल्यूट हो जाए। देयर आर सम पॉल्यूटेंट्स दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर दैट डू नॉट नीड एनी केमिकल रिएक्टिव्स इन द गैस क्लीनिंग प्रोसेस। तो ये स्क्रबर कुछ इस तरह से दिखता है। ये देख सकते हैं आप, केमिकल रीजेंट, इसमें कोई लिक्विड होता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और फिर उसके बाद रिलेटिवली क्लीन एयर जो है निकाली जाती है। इसमें पूरा एक स्क्रबिंग होता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल इसमें न्यूट्रलाइज होते हैं, कलेक्ट कर लिए जाते हैं और क्लीन एयर जो है पास हो जाती है। फिर आ गए इनर्शियल कलेक्टर। इसमें क्या होता है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल गैस में या किसी एग्जॉस्ट में अगर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, भाई सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर तो यार गैस नहीं होंगे, ये सॉलिड होंगे, ठीक है, तो इनका इनर्शिया जो होगा वो अलग होगा और गैस का इनर्शिया अलग होता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इनर्शिया ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन गैस इज़ हायर दैन इट्स सॉल्वेंट, ठीक है, एंड एज इनर्शिया इज़ अ फंक्शन ऑफ मास ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, दिस डिवाइस कलेक्ट्स हैवियर पार्टिकल मोर इफिशिएंटली। ये डिवाइस कुछ ऐसा बना है कि जो गैस के अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर हैं जो कि सॉलिड हैं, वो गैस के फॉर्म में नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं बट सॉलिड फॉर्म में है, उनको कलेक्ट कर लिया जाए और बाकी की गैस जो है डिस्चार्ज कर दी जाए एटमॉस्फेयर में।
ये कुछ ऐसा मतलब ये कुछ इस प्रिंसिपल में काम करता है। साइक्लोन इज अ कॉमन इनर्शियल कलेक्टर यूज्ड इन गैस क्लीनिंग प्लांट्स। तो ये इनर्शियल कलेक्टर ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। और इसमें साइक्लोन एक प्रोसेस होता है, नीचे जो है एक गस्ट ऑफ विंड होती है और जो ये पूरा गैस को लेते हुए ऊपर तक जाती है, और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इसके वॉल में चिपक जाते हैं, ठीक है। और जो क्लीन एयर है वो डिस्चार्ज हो जाती है। अब गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। नोटिफिकेशन ऑफ नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक इमिशन एंड एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्रीज। सेक्टर स्पेसिफिक इमिशन टारगेट, हर सेक्टर के अपने इमिशन टारगेट हैं। एक इमिशन टारगेट बना दिया गया है कि इससे ज़्यादा आप पॉल्यूट नहीं कर सकते। और एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स भी हैं हर इंडस्ट्री के, जिसको CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखता है कि भाई एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स इतने हैं, इससे ज़्यादा आप पॉल्यूट नहीं कर सकते। फिर नोटिफिकेशन ऑफ नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के तहत 12 गैसेज आती हैं और ये वो स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं जगह के हिसाब से कि नॉन पॉल्यूटिंग इन्वायरमेंट के लिए या हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए इन गैसेस की कम से कम कितनी मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। ये कोई रियल टाइम इन्फो नहीं देते कि इस समय कौन से गैस की कितना क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में, ऐसा नहीं है। वो एयर क्वालिटी इंडेक्स का काम है। ये नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन 12 गैसेस के बारे में बताता है कि इनकी कम से कम कितनी मात्रा होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बढ़ेंगे तो पॉल्यूशन हो सकता है। तो ये 12 गैसेस हैं, इनके ये 12 पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको बारे में देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लीनर गैशियस फ्यूल्स लाइक CNG, LPG एटसेट्रा एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात तो हो ही गई। और ये LPG और CNG का ज़्यादा से ज़्यादा इनको इंसेंटिवाइज करना। ये इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब ये है कि बायोफ्यूल्स मिला दें अगर हम लोग पेट्रोल और डीजल के साथ, ठीक है। तो उससे जो है गैशियस डिस्चार्ज कम होगा, पॉल्यूटेंट्स कम जाएंगे एटमॉस्फेयर में। लॉन्चिंग ऑफ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या करता है, 8 गैसेस का रियल टाइम कंसंट्रेशन बताता है एटमॉस्फेयर में। मैं बार बार गैसेस बोल रहा हूँ, 8 पॉल्यूटेंट्स का रियल टाइम कंसंट्रेशन बताता है एटमॉस्फेयर में। वो पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं वो हम आगे देखेंगे। नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या करता है, इन 12 पॉल्यूटेंट्स का आइडियल लेवल बताता है। लीप फ्रॉगिंग फ्रॉम BS4 टू BS6 स्टैंडर्ड्स। BS6 स्टैंडर्ड्स में हम लोग आ चुके हैं, भारत स्टेज 6 में आ चुके हैं हम लोग। और ये BS4 और BS6 के बारे में हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है अपने पुराने लेक्चर्स में। तो मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा कि BS6 स्टैंडर्ड्स में क्या होगा। बस अभी हाल के लिए इतना जान लीजिए कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड का इमिशन बहुत कम हो जाएगा जैसे हम लोग भारत स्टेज 6 में पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाएंगे तब। अभी भी हालांकि 1 अप्रैल 2020 से BS6 स्टैंडर्ड्स जो है सबके लिए लागू हो गया है, लेकिन बहुत सारे 2 व्हीलर्स हैं जो अभी भी BS4 स्टैंडर्ड्स पे चल रहे हैं। और क्या क्या है, बैनिंग ऑफ बर्निंग ऑफ बायोमास के जलाने के ऊपर बैन है। प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे चलें ताकि कम से कम व्हीकल चलें रोड पे। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये PUC सर्टिफिकेट, ये PUC सर्टिफिकेट को मतलब मैंडेटरी कर दिया गया है। ओनली व्हीकल्स विद पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट विल बी एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस। जिन व्हीकल्स के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है उनका इंश्योरेंस नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी। इशुएंस ऑफ डायरेक्शन अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। एक एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 भी है, जो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन सब का जो एफ्लुएंट टारगेट कितना होगा, उनको कैसे चेक किया जाए, ये सब चीज़ों के बारे में बात करता है। इंस्टॉलेशन ऑफ ऑनलाइन कंटिन्यूअस 24/7 मॉनिटरिंग डिवाइसेस बाय 17 हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक रियल टाइम मॉनिटरिंग डिवाइस है, कुछ 17 जो है हाईली पॉल्यूटिंग सेक्टर्स को चिन्हित किया गया है और इनका रियल टाइम पॉल्यूशन क्या है इसके लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग डिवाइस भी बनाया गया है। रेगुलेटिंग द बस्टिंग ऑफ पॉल्यूशन एमिटिंग क्रैकर्स, जो क्रैकर्स तो जाहिर सी बात है बैन ही हो गए थे,
खासकर दिल्ली में। तो पॉल्यूशन का लेवल देखकर ये जो क्रैकर्स के बर्निंग पर भी रेगुलेशन लगाया गया है। अब नोटिफिकेशन ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली, आइडेंटिफाइंग सोर्स वाइज एक्शन फॉर वेरियस लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये एक ग्रैप प्लान दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर में था, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसके हिसाब से क्या है ये देखते हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वॉज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आफ्टर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिसंबर 2016। ठीक है। ग्रैप इंक्लूड्स द मेजर्स विच विल बी टेकन बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी टू प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली एनसीआर। जो दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी है, जो भी रियल टाइम एयर क्वालिटी आती है कि भाई आज कितना पॉल्यूशन है, कल कितना पॉल्यूशन था, उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें की गई हैं, उसके हिसाब से क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं, ये है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये एक डायनेमिक प्लान है जो खासकर ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 के हिसाब से बनाया गया है कि इनकी क्वांटिटी कितनी हुई तो उस हिसाब से क्या एक्शन लेना है। तो ये मैं बता देता हूँ कि अगर PM10 और PM2.5 अगर इसका पॉल्यूशन लेवल अगर मॉडरेट टू पुअर है तो क्या एक्शन लेना है। एनफोर्स पॉल्यूशन कंट्रोल इन थर्मल पावर प्लांट, बैन ऑन फायर क्रैकर्स, स्टॉप गार्बेज बर्निंग। अगर इनका पॉल्यूशन लेवल वेरी पुअर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं अगर, तो डीजल जनरेटर को बंद कर देना है। कोल या फायरवुड जो है किसी होटल या ईटरीज़ में नहीं यूज़ होंगे। अगर पॉल्यूशन लेवल PM10 और 2.5 का सीवियर है तो क्या करना है, शट डाउन बदरपुर पावर प्लांट, जो बदरपुर दिल्ली के पास जो पावर प्लांट है उसको बंद कर देना है। फिर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैकेनाइज स्वीपिंग ऑफ रोड एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन रोड्स। वाटर स्प्रिंकलिंग करना है रोड्स में ताकि जो भी पॉल्यूटेंट हो वो भीग जाएं और सीधे ग्रेविटी के उसमें नीचे सेटल डाउन हो जाएं रोड पे। अगर इमरजेंसी है कि मतलब अगर PM2.5 का लेवल 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है और PM10 का 500 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है तो क्या करना है। स्टॉप एंट्री ऑफ डीजल ट्रक्स इनटू दिल्ली, स्टॉप कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज़, इंट्रोड्यूस ऑड एंड इवन स्कीम। तो ये एक डायनेमिक प्लान है PM10 PM2.5 के कंसंट्रेशन के हिसाब से कि इनका पॉल्यूटिंग लेवल कितना है, उस हिसाब से क्या क्या काम किए जाएंगे दिल्ली में, ये बताता है ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये करंट अफेयर में था और बहुत ही चर्चित स्कीम है ये दिल्ली की। अब आ गए हम लोग नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें 8 गैसेस हैं और ये उन गैसेस का रियल टाइम कंसंट्रेशन बताता है एटमॉस्फेयर में कि भाई इनका कितना कंसंट्रेशन है। तो ये है PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। इनको बिल्कुल याद कर लें क्योंकि ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में खूब कंफ्यूज करता है क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या है, 6 बैंड भी हैं कि अगर ग्रीन बैंड है जो पॉल्यूशन लेवल मतलब कम पॉल्यूशन लेवल है, मतलब इन्वायरमेंट जो है क्लीन है तो ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर मॉडरेट अगर इन्वायरमेंट है तो येलो से, अगर मॉडरेट जो है अनहेल्दी होता जा रहा है, इन्वायरमेंट अगर अनहेल्दी होता जा रहा है तो ऑरेंज से, बहुत अनहेल्दी है तो रेड, उसके बाद भी वॉयलेट, और फिर हजार्डस सीवियर है तो मैरून कलर। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा इनका कलर बैंड, गैसेस का नाम, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, रियल टाइम कंसंट्रेशन ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर। इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट है प्लांट के ऊपर। व्हेन सम गैशियस पॉल्यूटेंट्स एंटर लीफ पोर्स दे डैमेज द लीफ ऑफ क्रॉप प्लांट। भाई लीफ पोर्स में पहुंच जाएंगे तो पहली बात तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को ही हैम्पर करेंगे। फिर क्रॉनिक एक्सपोजर ऑफ द लीव्स टू एयर पॉल्यूटेंट्स कैन ब्रेक डाउन द वैक्सी कोटिंग दैट हेल्प्स प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस। जो लीव्स की जो वैक्सी कोटिंग जो होती है ताकि बहुत ज़्यादा पानी ना निकले, मतलब ट्रांसपीरेशन भी एक लेवल तक हो, इतना ना हो कि प्लांट ही सूख जाए, तो उस वैक्सी कोटिंग को ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो डैमेज कर देते हैं। एट अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर बर्ड्स बिकम स्टिफ एंड हार्ड।
दे इवेंचुअली फॉल फ्रॉम द प्लांट। सल्फर डाइऑक्साइड के ज़्यादा कंसनट्रेशन से फ्लावर मुरझा जाते हैं। हायर कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन कॉज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस होता है प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू। तो अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है इन्वायरमेंट में तो इससे प्लांट के टिश्यू मरने लगते हैं और प्लांट भी ख़त्म हो जाता है धीरे से। अब पढ़ते हैं एक और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, एसिड रेन। एसिड रेन रिफर्स टू एनी प्रेसिपिटेशन, और वो प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो, रेन, फॉग, मिस्ट, स्नो, दैट इज़ मोर एसिडिक दैन नॉर्मल। इसका पीएच जो है जनरली 5.6 से नीचे रहता है एसिड रेन का। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन फ्रॉम एसिडिक गैसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एमिटेड फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, एसिड रेन के लिए जो कॉजिंग फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है। जाहिर सी बात है ये वाटर वेपर के साथ मिक्स होंगे, फिर HNO3 बनेगा या H2SO4 बनेगा और वो रेन के साथ नीचे आ जाएंगे। It is also recognized that acidic smoke, fog, mist move out of the atmosphere and settle on dust particle, which in turn accumulate on vegetation as acid deposition. When rain fall, the acid from these deposition leak and form acid dews. ये जो स्मॉग है, मिस्ट है, खासकर दिल्ली में अक्सर ऐसा होता है। अगर उसमें कंसनट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा है तो ये कई बार वेजिटेशन के ऊपर बैठ जाते हैं, वेजिटेशन को कवर कर लेते हैं। ठीक है, और वेजिटेशन को कवर कर लेंगे, जैसे ही पानी गिरेगा वो एसिड बनाएंगे, तो इससे वेजिटेशन ख़राब होगी, एसिडिक ड्यूज बनेंगे। द इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एसिड रेन आर सीन मोस्ट स्ट्रांगली इन मरीन हैबिटाट्स सच एज स्ट्रीम्स, लेक्स एंड मार्शेज where fish and other wildlife can be toxic. एसिड रेन के इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज देखे जा सकते हैं मरीन हैबिटेट में। ठीक है, एसिडिक रेन वाटर कैन लीच एल्यूमिनियम फ्रॉम सॉइल क्ले पार्टिकल्स एज इट फ्लोज थ्रू द सॉइल एंड देन फ्लड्स इनटू स्ट्रीम्स एंड लेक्स। एसिड रेन वाटर का अपना लीचिंग इफेक्ट होता होगा, ये एल्यूमिनियम को लीच कर देती है और फिर सरफेस रन ऑफ के जरिए एल्यूमिनियम बहता हुआ जाता है स्ट्रीम्स और लेक में, तो वहाँ पे भी पॉल्यूशन क्रिएट करता है। एसिड रेन कोरोड्स बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स। ये एसिड रेन का इफेक्ट बिल्डिंग और मोनूमेंट में बहुत ज़्यादा होता है, खासकर मार्बल की बिल्डिंगों में। ये ताजमहल देख सकते हैं, ये जो ताजमहल का लेफ्ट पोर्शन है वो ओरिजिनल मतलब मार्बल कैसा दिखता है वैसा है, और बिकॉज ऑफ एसिड रेन उसकी आप हालत देखिए जो राइट हैंड साइड है। तो ये एसिड रेन के कुछ दुष्परिणाम है। फिर एयर पोल्यूशन का अपना एक ग्लोबल इम्पैक्ट है जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग तो हालांकि ये टॉपिक एकदम अलग ही है और इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, फिर बहुत सारे इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन एक हल्का सा देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। विथ अ वार्मर अर्थ द पोलर आइस कैप्स विल मेल्ट कॉजिंग अ राइज इन ओशियन लेवल एंड फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज़। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, पोलर आइस कैप जो है पिघलेंगी, जो कोस्टल एरिया वहाँ पे फ्लडिंग होगी। तो जो फ्लडिंग होगी, जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं या जो सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, ठीक है, वो तो डूब ही जाएंगे। इन कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश और द मॉलडीव्स दिस वुड बी कैटास्ट्रोफिक। इफ़ द सी लेवल राइजेज बाई 3 मीटर मॉलडीव विल डिसअपियर कम्प्लीटली बीनीथ द वेव्स। अगर सी लेवल 3 मीटर भी ज़्यादा बढ़ता है तो मॉलडीव जो है वर्ल्ड के मैप से ख़त्म हो जाएगा, डूब जाएगा। इन द पोलर रीजन temperature rises caused by global warming would have disastrous effect. Vast quantities of methane are trapped beneath the frozen soil of Alaska or any permafrost region. When the permafrost melts, the methane that will be released can accelerate the process of global warming. एक्चुअली क्या होता है टुंड्रा रीजन में या जो परमाफ्रॉस्ट या जो पूरी तरह से बर्फ़ से ढके होते हैं वहाँ पे होता क्या है कि टेम्परेचर तो होता नहीं है, तो जो डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो होता है। ठीक है, ये जो भी प्लांट का जो फोराज है या जो लिटर है या जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और ऊपर से बर्फ़ चढ़ी हुई रहती है, बर्फ़ की लेयर रहती है, तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ़ पिघलेगी,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी डिकम्पोजिशन होगा तो क्या इमिट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होगी या मीथेन इमिट होगी, तो उससे और ग्लोबल वार्मिंग होगी. The rise in temperature will shorten the Rabi season and this will eventually bring about a fall in agricultural produce. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, समर्स जो हैं बड़े हो जाएंगे, विंटर्स छोटे हो जाएंगे, तो राबी सीज़न जो होगा, जो राबी फसलें हैं उनका क्या होगा. ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू अ चेंज इन पैटर्न्स ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी. दिस हैज़ लेड टू द मूवमेंट ऑफ मॉस्किटोज दैट कैरी एंड स्प्रेड डिसीजेज. टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा बीमारियां बढ़ती हैं, ये एक प्रूवन फैक्ट है. तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, इसीलिए जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बीमारियां ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट कंट्रीज़. तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा नई नई तरह की बीमारियां आती जाएंगी. अ ग्लोबल शिफ्ट इन क्लाइमेट लीड्स टू द लॉस ऑफ हैबिटेट्स ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल. बिल्कुल जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, वो शिफ्ट होते जाएंगे टूवर्ड्स अपर लैटिट्यूड. भाई जो प्लांट मान लीजिए जो कॉनिफर्स हैं, जो जिनको टेम्परेट में रहने की आदत है, जो ठंडी में रहने की आदत है, अगर वो चीज़ें गर्म होती जाएंगी तो वो वेजिटेशन वहाँ से समाप्त होता जाएगा. ठीक है. और प्लांट और एनिमल का हैबिटेट लॉस होने का मतलब है कि वो धीरे धीरे एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुँच जाएंगे. तो इससे फूड चेन भी हैम्पर होती है. तो बहुत सारे इकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट हैं इस चीज़ के. ओशियन एसिडिफिकेशन. अब ये ओशियन एसिडिफिकेशन क्या है? An estimated 30 to 40% of carbon dioxide from human activity released into the atmosphere dissolves into ocean, rivers and lakes. ठीक है साहब, ये तो समझ में आ गया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहीं ना कहीं तो जाके डिज़ोल्व होती होगी और कार्बोनिक एसिड बनाती होगी, जैसे H2O के साथ मिलती होगी. टू अचीव केमिकल इक्विलिब्रियम सम ऑफ इट रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. ठीक है. सम ऑफ दीज एक्स्ट्रा कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ वाटर अगेन टू गिव अ बाइकार्बोनेट आयन and a hydronium ion, thus increasing ocean acidity. ये जब कार्बोनिक एसिड बनता होगा H2CO3, ये जब वापस H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता होगा तो बाइकार्बोनेट आयन बनाता होगा. बाइकार्बोनेट आयन मतलब HCO3 माइनस और एक H+. तो एक H+ आयन और इंक्लूड हुआ तो मतलब ओशन की एसिडिटी और बढ़ी. मोस्ट मरीन स्पीशीज सीम टू बी मोर वल्नरेबल इन देयर अर्ली स्टेजेस. Eggs or sperms of fish, frog and other aquatic organism are sensitive to pH change. बहुत सारे जो मरीन स्पीशीज़ होते हैं, ये जो लार्वा हो गए, ये मछलियाँ हो गई और छोटे छोटे जो क्रस्ट कैटेशियंस हो गए. ठीक है. ये अपने इनिशियल ईयर में, फॉर्मेटिव ईयर्स में, ये pH चेंज को लेकर के बहुत सेंसिटिव होते हैं. अगर हल्का सा भी एसिडिटी बढ़ी ओशियन की तो फिर इनका जो रिप्रोडक्शन होता है या जो इनकी ब्रीडिंग साइकिल होती है वो अफेक्ट हो जाती है. इंक्रीजिंग एसिडिटी एक्सेंचुएट्स कोरल ब्लीचिंग एज कोरल्स आर वेरी सेंसिटिव टू चेंजेस इन वाटर कंपोजिशन. अगर इसमें मेन चीज़ ये है कि अगर आप कोरल के बारे में जानते होंगे तो कोरल्स जो होते हैं वो कार्बोनेट आयंस, वो एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं. ठीक है. और ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट उठाते हैं इन लोग ओशियन से. अगर ओशियन एसिडिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब बाइकार्बोनेट आयंस की संख्या बढ़ती जा रही है, कार्बोनेट्स की कम होती जा रही है. तो इसलिए कोरल ब्लीचिंग बहुत आसानी से हो जाती है जैसे ये ओशियन का एसिडिफिकेशन होता है. ठीक है. अनअबेटेड एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन में रिड्यूस द सेम टू एन इकोलॉजिकल डेजर्ट. जो ओशियन होते हैं, खासकर जो तटीय हिस्सा होता है जहाँ पे कोरल रीफ्स होती हैं, उनको लंग्स ऑफ ओशियन कहते हैं. दीज आर रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन. अगर ये कोरल जो है ब्लीच हो जाएंगे, ये कोरल मर जाएंगे अगर, ठीक है, तो ओशियन जो है, जो अभी तक बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था, वो एक इकोलॉजिकल डिज़र्ट में तब्दील हो जाएगा जहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है. अब ये कोरल्स आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये कुछ ऐसे कोरल्स हैं, ये जो आप पूरा वाइट देख रहे हैं, ये एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट का है ये सब कुछ. ठीक है. कोरल्स आर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म. ये कॉलोनीज़ में रहते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोरल्स एक साथ रहते हैं. द बिल्डर ऑफ दीज कोरल्स आर टाइनी एनिमल कॉल्ड पोलिप्स. कोरल हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अ माइक्रोस्कोपिक एल्गी कॉल्ड जूजेंथले. कोरल को का जो बनाने वाला
है वो एक एनिमल है, पॉलिप, और कोरल जो है एक प्लांट यानी एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। वो जूज़ैंथेले जो कि एक एल्गी है उसको प्रोटेक्शन देता है, और ये जूज़ैंथेले कोरल के लिए खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस से। तो ये एक इस तरीके की एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों की। नाउ कोरल्स प्रोवाइड शेल्टर टू zooxanthellae विच असिस्ट कोरल इन न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन थ्रू इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़। दीज कोरल्स आर रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन। ठीक है, क्लियर है। फिर आ जाते हैं स्मॉग। ये दिल्ली का एक सीन है, आपको दिख रहा होगा, और ये पूरा धुंधला है। तो स्मॉग जो है दिल्ली में बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। स्मॉग इज़ द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स स्मोक एंड फॉग। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटेंस एयर पॉल्यूशन। ठीक है, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। स्मॉग जो है हमेशा ये ACF के लिए और ख़ासकर MPPSC ऑब्जेक्टिव के लिए स्मॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉग फंसा देते हैं कि भाई फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, और फिर उसके बाद लंडन स्मॉग किसको कहते हैं, तो उस हिसाब से द कॉजेज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग आर डिफरेंट, हेंस दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग को लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं। फिर सल्फरस स्मॉग होता है जिसको लंदन स्मॉग कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, कैसे बनता है? फोटोकेमिकल स्मॉग इज क्रिएटेड व्हेन सनलाइट रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड एटलीस्ट वन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग ने देखा था, जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, या जो पेंट या डाइज या परफ्यूम या पेस्टिसाइड से जो फ्यूम्स निकलती हैं वो है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और किसी ना किसी एक वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रेजेंस ज़रूरी है फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए। दिस काइंड ऑफ स्मॉग रिक्वायर्स नीदर स्मोक नॉर फॉग। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो इसमें फॉग का काम है वो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू पेंट्स, गैसोलीन एंड क्लीनिंग सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि फोटोकेमिकल स्मॉग कितना खतरनाक होगा, क्योंकि उस वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रेजेंट है और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है, और जब आप इनको इनहेल करेंगे तो फिर क्या क्या हो सकता है आप खुद सोचें। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर इमिटेड इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, पावर प्लांट्स, फैक्ट्री मिशंस। ठीक है। सल्फ्यूरस स्मॉग। Sulfurous smog is the result of a high concentration of sulfur oxide in the atmosphere. This is usually caused by burning of fossil fuel like coal. हाँ, तो सल्फ्यूरस स्मॉग के लिए सल्फर ऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, और ये बता दिया कि भाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, और इस तरीके से सल्फ्यूरस स्मॉग ये होता है। तो इसको लंदन स्मॉग भी कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग को लॉस एंजलिस स्मॉग कहते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ स्मॉग ऑन हेल्थ। अब इसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है? ख़राब ही इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सारी ख़राब चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पे। सल्फर ऑक्साइड है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो व्हेन स्मॉग इज़ इनहेल्ड इट मे कॉज द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस: कफिंग एंड वीजिंग, बर्निंग सेंसेशन इन आइज एंड थ्रोट। ठीक है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। रिस्क ऑफ सीरियस हार्ट डिसीज़, रिस्क ऑफ सीरियस लंग डिसीज़, डेंजरस फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया एयर पोल्यूशन। हालांकि थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो गया, बट इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि टॉपिक बहुत ही बेसिक है और क्वेश्चन हर बार आते हैं। कुछ टॉपिक जैसे पॉल्यूशन हो गया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, ये सारी चीज़ें तो एकदम टिप पे होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको ACF में भी मदद करेंगे, MPPSC मेंस में भी मदद करेंगे, प्रीलिम्स में भी मदद करेंगे। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? सिंपल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का आएगा, आपको 4 लाइन लिख देनी है, या तो फिर एक आएगा पूरा 200 वर्ड्स में इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन। तो उसके लिए आपको कैसे लिखना है? तो इसमें आप क्या करेंगे कि पहले डेफिनेशन लिखेंगे पॉल्यूशन की, 1 लाइन की, शॉर्ट एंड स्वीट। फिर बिना कोई भूमिका बांधे आप आ जाएंगे पॉल्यूशन के इम्पैक्ट पर, कि इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स एक हेडिंग बनाए, और प्लांट्स पे क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं ये हमने बता ही दिया है कि भाई ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस अफेक्ट करता है, प्लांट्स को सुखा देता है, विल्ट कर देता है। फिर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि लेड की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है, PM 2.5 से क्या होता है, PM 10 से क्या होता है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या इफेक्ट होता है, जो भी आपको पता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से स्मॉग बन जाता है, वो कितना डेंजरस है, ये सब आपको लिख देना है। फिर मरीन इकोसिस्टम,
पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है पॉल्यूशन का, उसमें आप थोड़ा ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में लिख सकते हैं, कोरल रीफ डैमेज कैसे हो जाती है वो लिख सकते हैं, ये फ़िश और लार्वा के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ओशियन एसिडिफिकेशन का वो लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है वो बता ही दिया पूरा, ये आप लिख सकते हैं। एक है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्लोबल वार्मिंग, अगर एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो सी लेवल राइज होगा। तो जो लोग कोस्टल रीजन में रहते हैं, ठीक है, वो हार्टलैंड की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, मतलब जो लोग कोस्टल रीजन में रहते हैं वो अंदर की तरफ आने की कोशिश करेंगे, तो इससे अर्बन स्प्रॉल होगा। प्लस जो मालदीव है या जो बांग्लादेश है, अगर मालदीव तो डूब ही जाएगा अगर थोड़ा सा भी सी लेवल राइज हुआ तो वहाँ के लोग भाग कर कहाँ जाएंगे। तो ये क्लाइमेट रेफ्यूजी, ये जो पूरा सिस्टम है वो क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ को जन्म देता है। तो इस पे भी आप थोड़ा सा माइग्रेशन पे भी एक थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये था एयर पॉल्यूशन, इसके दूसरा पार्ट भी आएगा, वाटर पॉल्यूशन भी आएगा, फिर लैंड पॉल्यूशन आएगा, सारे पार्ट आते जाएंगे। एक प्लेलिस्ट बना के आपको दे दी जाएगी पूरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। और पेपर 3 में एक काफ़ी सब्सटेंशियल पोर्शन है इसका जो आपको कवर करना है, और बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, निधि श्री एकेडमी के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।